वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल के झा, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से आरआरबी एनटीपीसी मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 के डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, कौशल एवं अन्य नियोजन को हस्तांतरित की जा सकती है, उन्हें कहा जाता है सामान्य कौशल। कौशल स्किल जब एक से दूसरे में हस्तांतरित की जा सकती है साधारण प्रक्रिया द्वारा, उसे हम कहते हैं जो है सामान्य कौशल। विशिष्ट कौशल जब किसी क्षेत्र विशेष में गहन प्रयोग के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। गैर आर्थिक कौशल का अर्थ है कि ऐसा स्किल जिससे कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिलता हो, जिसको करने से किसी भी प्रकार की आर्थिक लाभ नहीं होता हो, उसे गैर आर्थिक कौशल कहा जाता है। गैर आर्थिक स्किल का अर्थ हुआ कि जब हम कोई ऐसा कार्य करें जिसमें हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं हो, क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक लाभ वह क्रिया है जिससे तत्काल आर्थिक लाभ मिलता हो। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चा को पढ़ाता हो, कोई महिला अपने घर में खाना बनाती है, तो वह आर्थिक लाभ नहीं कहलाएगा। आर्थिक लाभ वह कहलाएगा जब वह महिला दूसरे के घर में जाकर खाना बनाकर वहाँ से पैसा अर्जन करे, अथवा कोई टीचर जब दूसरे जगह पढ़ाकर पैसा अर्जित करे। स्किल इंडिया आज के दौर में विश्व की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। भारत सरकार भी स्किल इंडिया बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाया है, जिसमें स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया आदि कार्यक्रम जो है, डिजिटल इंडिया, यह सभी स्किल इंडिया का ही पार्ट है। 62 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो पानी का सबसे बड़ा जो विकल्प है वह तापीय ऊर्जा होगा। जो आपके विकल्प है तापीय ऊर्जा, जो भारत की लगभग 63% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसमें लगभग 24% केवल कोयला का भाग है। तो तापीय ऊर्जा जो भारत की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो लगभग वर्तमान में भी 63% भाग पूर्ति करती है, जिसमें कोयला का भाग लगभग 54% है। सबसे अधिक जो पानी की खपत होती है वह धान की खेती में होती है। सबसे अधिक पानी की खपत धान की खेती में होती है। प्रति किलो चावल की उत्पादन या धान की उत्पादन में पानी की खपत किसी भी प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरत पानी से अधिक होती है। 63 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय विषुवतीय रेखीय प्रदेश में, भूमध्य रेखीय या विषुवतीय रेखीय प्रदेश में सालों भर भारी वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य का ताप सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के कारण उस क्षेत्र में जो निम्न वायुदाब बनती है, क्योंकि गर्म होने पर, वायुमंडल गर्म होने पर हवा हल्की होती है, ऊपर उठती है, और फिर वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और वह हवा ऊपर उठकर फिर संघनन होकर सहवानीय वर्षा करती है, जो भारी मात्रा में 12 बजे के बाद 2-3 बजे के आसपास से जो है विषुवतीय प्रदेश में प्रायः सालों भर वर्षा होती रहती है। और विषुवतीय प्रदेश में इस कारण बायोडाइवर्सिटी भी अधिक पाई जाती है, जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। टुंड्रा प्रदेश ठंडी प्रदेश है, शीत प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश साइबेरियन क्षेत्र सबसे अधिक शीत प्रदेश के रूप में देखा जाता है। भूमध्यसागरीय प्रदेश समशीतोष्ण जलवायु होती है, जहाँ रसीली फलों के लिए उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है। मानसूनी प्रदेश, जहाँ एक विशेष मौसम में विशेष अवधि में वर्षा भारी मात्रा में होती है, जैसे भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों में देखने को मिलती है। 64 प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ है?
तो कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में है। झील जो कोलेरी झील है यह आंध्र प्रदेश में है। सबसे भारत में मीठा पानी का जो झील है वह बुल्लर झील है। तटीय झील खारा पानी का सबसे बड़ा झील भारत में चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। और भारत में सबसे नमकीन सल्टी झील जो है सांभर झील है। वेवनाड झील जो केरल में है भारत की सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह जो है कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे ऊंची स्थान पर झील टीटीकाका झील है। और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे अधिक सल्टी झील बाणसागर है। बाणसागर की सल्टी की जो मात्रा है, नमक की जो उसमें मात्रा है वह 330 प्रतिशत है। 65 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? तो जजिया कर औरंगजेब के काल में 1669 ईस्वी में पुनः लगाया गया, जबकि अकबर ने जजिया कर 1664 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब दारुल उल हर्ब को दारुल उल इस्लाम में बदलने की नीति अपनाया और इस नीति के अधीन धार्मिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की प्रतिबंध लगाया, जिसमें हिंदू त्यौहार आदि मनाने की जो मुगल साम्राज्य में प्रवृत्ति थी उसको बंद करवा दिया। औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में जजिया कर लगाना इसकी धार्मिक कट्टरता का चरम माना जाता है। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर है जो सुरक्षा के नाम पर यानी इस्लामी राज में रहने के नाम पर लिया जाता था। 66 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई? तो 1856 में सेना अनिवार्य भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा सेना को अनिवार्य रूप से समुद्र यात्रा करना पड़ता था। जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र यात्रा करना हिंदू धर्म के अनुसार पूर्व प्रचलित जो मान्यता थी कि इससे धर्म नष्ट होती है। इस स्थिति में सेना में जो हिंदू सैनिक थे वे इस तरह से धर्म यात्रा करना नहीं चाहते थे। इस स्थिति में हम देखेंगे कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग के काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के काल में भारतीय अनिवार्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया। भारतीय सेना अनिवार्य भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा चंदन लगाना को मना कर दिया गया और विदेश यात्रा करना अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह 1857 का विद्रोह और 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ 1858 में ब्रिटिश शासन क्राउन में हस्तांतरित हो गया। राजा में कंपनी की शासन समाप्त हो गई और ताज का शासन, मुकुट का शासन प्रारंभ हुआ प्रत्यक्ष रूप से। डलहौजी के काल में 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। 67 प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत जो है अहिंसा है। अहिंसा जो प्रवृत्ति, प्रत्येक धर्म में अहिंसा का महत्व दिया गया है, लेकिन जैन धर्म
अहिंसा का सर्वाधिक महत्व दिया है। जैन धर्म का मानना है कि निर्जीव वस्तु में भी विशेष प्रकार की जीव निवास करती है, विशेष प्रकार की जीव होती है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया, यहाँ तक कि संध्या होने से पूर्व यानी सूर्य अस्त से पहले ये लोग अपना आश्रम मठ बसिड में निवास करने लगते थे, क्योंकि उसके बाद यात्रा करना निषेध था। जैन धर्म की अहिंसावादी सिद्धांत ही जैन धर्म के विकास को अवरुद्ध किया, क्योंकि जो जनसाधारण थी वे इस अहिंसा सिद्धांत को पूरी तरह पालन करने में सक्षम नहीं थे। इस धर्म को अधिक मानने वाले साहूकार व्यवसायी वर्ग थे। यही कारण है कि जैन धर्म अधिक विकास नहीं कर पाया बौद्ध धर्म की अपेक्षा। दूसरा कारण यह भी था कि अशोक जैसे राजा जैन धर्म को विदेशों में प्रचार करने वाले नहीं मिले। जैन धर्म के 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिया: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, और इसमें महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। जैन धर्म का ये 5 महाव्रत कहलाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से वर्ग फेनेरोगामस कहलाते हैं? तो उपयुक्त में कोई भी वर्ग नहीं है जो फेनेरोगामस कहलाते हैं। ये सभी जो है, ये ऊपर जो सभी वर्ग जो दिए गए हैं ये क्रिप्टोगेमस है। क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरियोफाइटा आता है। फेनेरोगामस के अंतर्गत एंजियोस्पर्म और नग्नवृत्त आते हैं। 69 प्रश्न है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 5 मीटर है और वेग 500 मीटर सेकंड है, तो आवर्त काल ज्ञात कीजिए। आवर्त काल जो है किसी चीज को जानने के लिए, जैसा कि जानते हैं कि आवर्त काल को जानने के लिए तरंग दैर्घ्य बट्टा जो वेग है, वेलोसिटी है, बराबर ज्ञात करने के लिए वेग इतना है तो इसका आवर्त काल ज्ञात करने के लिए 0.01 मीटर सेकेंड होगा आपका ध्वनि का तरंग, क्योंकि आवर्त जो है तरंग दैर्घ्य 5 मीटर है और वेग 500 सेकेंड बताया गया है। 70 प्रश्न है, बागवानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई? तो श्रीलंका में बागवानी फसल के अंतर्गत सर्वप्रथम चाय की खेती की गई। चाय श्रीलंका के अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। चाय बागवानी खेती के अंतर्गत आता है। चाय की खेती श्रीलंका में सर्वप्रथम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत लाया गया। चाय की खेती में श्रम प्रधान खेती होने के कारण यह खेती वहाँ अधिक फल फूल सकता है जहाँ श्रम अधिक हो, और जहाँ चाय की खेती के लिए ढालवा जमीन और वर्षा की ज़रूरत होती है, जहाँ पर बारिश तो हो लेकिन वर्षा की पानी रुके नहीं। तो इसलिए चाय की खेती प्रायः पहाड़ी पठारी ढालवा क्षेत्र में अधिक की जाती है। भारत में 1835 ईस्वी में चाय की खेती असम क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। दार्जिलिंग की चाय उच्च कोटि की है। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी भी चाय की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। चाय दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन चीन में होती है। चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील। नारियल भारत में केरल क्षेत्र में भारी मात्रा में उत्पादन होती है। रबर थाईलैंड में सबसे अधिक उत्पादित होती है। 71 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक धातु नहीं है?
तो देखेंगे कि एल्युमिनियम Al एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है, पोटेशियम धातु है, फास्फोरस अधातु है। फास्फोरस हमारे हड्डी का महत्वपूर्ण अवयव है, फास्फोरस अधातु है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम भी हड्डी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। पीला फास्फोरस, जिसे श्वेत फास्फोरस भी कहते हैं, अधिक ज्वलनशील पदार्थ है। ये भी क्रियाशील जो है अधातु है। 72 है प्रोटॉन का आवेश होता है। तो प्रोटॉन का आवेश पॉजिट्रॉन के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 तत्व परमाणु की आधारभूत मौलिक तत्व है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अतिरिक्त पॉजिट्रॉन आदि भी फोटॉन आदि भी महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होते हैं, न्यूट्रॉन धन रहित होते हैं, आवेशित रहित होते हैं, और प्रोटॉन आवेशित कण होते हैं। तो पॉजिट्रॉन भी आवेशित कण होते हैं। अल्फा कण रेडियो एक्टिविटी तत्व है। अल्फा बीटा गामा जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियो सक्रियता पदार्थ है। 73 भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो भारत में केंद्रीय मंत्री को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है और राष्ट्रपति के सलाह से प्रधानमंत्री के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की शपथ दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं जो सदन में लोकसभा में बहुमत दल के नेता हो अथवा जो सदन में लोकसभा में बहुमत साबित करने में सक्षम हो। प्रधानमंत्री के निवेदन पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। विभागों का बंटवारा, संघीय मंत्री की विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की इस्तीफा त्याग पत्र भी स्वीकार कर सकते हैं अथवा किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। 74 है राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषय में संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाएगी? तो ये 3 माह। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होती है या अथवा जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है, तो अनुच्छेद 250 के अधीन राज्य पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होती है, जब सामान्य स्थिति फिर देश में बहाल होती है, ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर राज्य सरकार फिर कानून बनाने में सक्षम हो जाते हैं। जैसा कि जानते हैं कि अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लागू किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। 1962 में पहली बार चीन आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई।
75 प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाना है कि रेखीय शाखा रहित, तो ये पेशी उक्त हैं और कोशिका का आकार दिया गया है। तो रेखीय शाखा रहित जो होती है वह लंबी बेलनाकार होती है। चिकनी अंतिम सिरा नुकीला तुर्की रूपी जो होती है वो लंबी के साथ, यानी लंबी जो होती है कोशिका का, ऐसे कोशिका का आकार लंबी होती है। हृदयक शाखाओं वाली तो बेलनाकार की तरह होता है। तो आपके जो विकल्प है वह एक 2 3 सभी विकल्प सही है, यानी आंसर ए होगा। हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां हैं। इस 639 मांसपेशियां को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। मांसपेशियां हमारे शरीर को सुडौल करती है, हमें संकुचन में सहयोग देती है, और मांसपेशियां में जब अधिक थकान उत्पन्न होती है तो लैक्टिक अम्ल जम जाती है। सिंदरी प्रसिद्ध है। सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। 1951 ईस्वी में सिंदरी में कारखाना खोली गई उर्वरक का। भारत में पहला कारखाना जो सिंदरी में खोला गया उर्वरक का, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया, जिसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। 77 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है। प्रारंभिक हिंदी की यह महत्वपूर्ण काव्य चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। जनक ने पृथ्वीराज विजय और अल्लाउदल खंड लिखा। विद्याधर मध्यकाल के चंदेल शासक थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य जिन्होंने कुमारपाल चरित्र पुस्तक लिखी। 78 गीत गोविंद के रचयिता, तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन वंश के अंतिम शासक थे। गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम लीला को बहुत ही अधिक जो है संयोजित रूप से दिखाया गया है, अधिक रोमांचिक, अधिक जो है इसको लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक ही इसमें भाव भंगिमाओं को दर्शाया गया है। विद्यापति जो मैथिली साहित्य के सबसे बड़े कवि, इन्हें मैथिली साहित्य के जनक माना जाता है। धोई लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध लेखक धोई ने पवन दूत नाम की पुस्तक की रचना की। 79 दक्षिण भारत के विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन ने 1296 में अपने चाचा ससुर जलालुद्दीन के शासनकाल में, जब कारा मणिकपुर के अलाउद्दीन सूबेदार थे, तो ये दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और एलिचपुर के पास यादव वंश के शासक रामचंद्र को भारी मात्रा में धन संपत्ति देने के लिए विवश किया। और अलाउद्दीन जब अपने चाचा ससुर की हत्या कर शासक बना, तो इन्होंने मलिक काफूर को दक्षिण विजय अभियान के लिए भेजा। और मलिक काफूर ने दक्षिण के काकतीय वंश, यादव वंश, होयसल वंश और पांडव वंश पर बार बार आक्रमण किया। होयसल वंश और पांडव वंश को अधिक क्षति पहुंचाया गया। काकतीय वंश और यादव वंश ने अलाउद्दीन के अधीनता स्वीकार कर इनका मित्र बन गया। होयसल वंश भी अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन पांडव वंश ने अधीनता स्वीकार नहीं किया। वीर पांडव और सुंदर पांडव के बीच वहां सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था। मलिक काफूर ने सुंदर पांडव को सहयोग दिया, लेकिन वीर पांडव ने अधीनता नहीं माना। सबसे ज़्यादा क्षति
पांडव राज को उठाना पड़ा। 80 प्रश्न है, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा परम धर्मों, विश्व जिस स्थिति में है वहाँ अहिंसा ही विश्व को कल्याण के मार्ग पर बढ़ा सकता है। सभी धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है, लेकिन जैन धर्म ने अहिंसा पर अतिशय बल दिया। उन्होंने निर्जीव में भी विशेष प्रकार की जीव होने की बात कही। जैन धर्म के अहिंसावादी सिद्धांत अति अहिंसावादी सिद्धांत के कारण जनसाधारण को अपनाने में असहजता उत्पन्न हुई थी। तीर्थकर जैन धर्म में परम गुरु, जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थकर हुए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे और महावीर 24वें और अंतिम। मोक्ष भारतीय चिंतन का चरम मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ होता है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को परमात्मा में मिला देना। मोक्ष की अवधारणा हमारी उपनिषद में आई और यह विश्व की चिंतन की चरम अवस्था को दर्शाता है। 81 है, खजुराहो के मंदिर स्थित है। तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया। नुनुक चंदेल वंश के संस्थापक थे और चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी महोबा यानी कालिंजर थी। फिर खजुराहो राजधानी बनाया गया और खजुराहो में बहुत सारे मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इन मंदिरों पर अश्लीलता का चित्रण है। यह एक बहुत बड़ी विचारणीय प्रश्न है। इस मंदिर में अश्लीलता के चित्रण पर, दीवारों पर अश्लीलता के चित्रण पर विद्वानों में अलग अलग मत है। 82 भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान, जो 1236 से 40 तक शासन की दिल्ली की सुल्तान रही। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश अपना सबसे योग्य पुत्र पुत्रियों में सबसे योग्य रजिया को मानती थी। लेकिन इल्तुतमिश की अचानक मृत्यु होने पर इनके भाई फिरोज शासक बने, लेकिन दिल्ली के जनताओं ने रजिया को सुल्तान चुना। रजिया एक कुशल शासिका थी, सभी कार्यों में सक्रिय भाग लेती थी, प्रशासन के कार्य में निर्णायक भूमिका निभाती थी, युद्ध में सेना की नेतृत्व करती थी। लेकिन चूंकि ये महिला थी, इस स्थिति में कट्टर सरदारों ने इनका विरोध किया और विद्रोह प्रारंभ हुआ और अंततः इनके पतन का कारण विद्रोह बन गया और उस विद्रोह का कारण इनका स्त्री होना था। जैसा कि उस समय के इतिहासकार मिनहाज उर सिराज ने लिखा है कि रजिया में सभी शासिका की गुण उपलब्ध थी, केवल महिला होना। इनकी बुराई क्या थी कि ये महिला थी। नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी, जिन्होंने प्रभावशाली भूमिका जहांगीर के शासन के अंतिम समय में स्थापित किया था। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी और चांद बीबी, जो अहमदनगर की संरक्षिका राजमाता थी, जो अकबर से युद्ध करती हुई मारी गई। 83 प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका लिखी गई, क्या ज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी। ये ज्ञानेश्वर बहुत कम उम्र तक जीवित रहे और ये सभी संत नामदेव, तुकाराम और संत एकानाथ, ये सभी जो है मराठ के भक्ति काल के प्रसिद्ध संत हुए हैं। ज्ञानेश्वरी श्रीमद्भागवत गीता पर टीका है। श्रीमद्भागवत गीता जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया कुरुक्षेत्र में उपदेश से संबंधित है। श्रीमद्भागवत
भारत में 18 पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। 84 क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास ने अकबर के काल में 1572 से 89 के बीच 1572 से 1589 के बीच रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की। वाल्मीकि भारत के आदि कवि कहलाते हैं। रामायण की इन्होंने रचना की। और सूरदास जो ब्रज भाषा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, ये इन्होंने सूरसागर की रचना की। सूरलहरी भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। 85 प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक? तो ये देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। इन्होंने लगातार खानवा का युद्ध, चंदेरी के युद्ध, घाघरा के युद्ध में विजय प्राप्त किया। लेकिन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि हुमायूं को 1540 ईस्वी में शेरशाह ने पराजित कर दिया, भारत से बाहर कर दिया। हालांकि मछिवारा और सरहिंद के युद्ध में 1555 में हुमायूं ने पुनः विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु होने के बाद फिर आदिल शाह के सेनापति हेमचंद्र, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से सम्राट बन गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1556 में जो अकबर और हेमू के बीच पानीपत की द्वितीय युद्ध होती है, यदि उस युद्ध में अकबर पराजित होते तो निश्चित ही इन्हें भारत से बाहर होना पड़ सकता था। तो अकबर ने उस युद्ध में विजय प्राप्त कर और फिर धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर प्रशासन, कला, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में अकबर ने एक व्यवस्थित शासन पद्धति की नींव रखी। इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि मुगल वंश का संस्थापक तो बाबर है, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर था। 86 प्रश्न है, लक्षद्वीप स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप पर 36 द्वीप है, जिसमें केवल 10 पर आबादी है। ये प्रबल भीति निर्मित है, जिसे एटॉल कहा गया। ये प्रबल भीति निर्मित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी है। 87 दिल्ली के लाल किला का निर्माण? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण 1638 से 48 के बीच शाहजहां के शासनकाल में हुआ। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, जो चुनार मिर्जापुर से लाया गया। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया, शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की, जहां लाल किला और जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसका इन्होंने निर्माण करवाया। शाहजहां के काल में मयूर सिंहासन का भी निर्माण किया गया। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया। 88 प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे, जिनका शासनकाल 1837 से 1858 तक था। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद हुमायूं के मकबरा से हडसन ने इन्हें बंदी बना लिया और इन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में
रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। रंगून में ही बहादुर शाह जफर की यानी बहादुर शाह द्वितीय की स्मारक है, मकबरा है। 89 प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित करने वाला पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी भी थे, यूरोपियन भी थे। 1502 ईस्वी में कोचीन में प्रथम व्यापार केंद्र पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया, जो भारत में किसी यूरोपियन द्वारा स्थापित किया गया प्रथम केंद्र व्यापार का था। इसी प्रकार डच का पहला 1805 ईस्वी में भारत में डच का पहला संस्था स्थापित किया गया। अंग्रेज का पहला भारत में कारखाना 1608 में सूरत में स्थापित किया गया और फ्रांसीसी का भारत में पहला कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया गया। 90 प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज जो निराकार देवता एकेश्वरवाद में विश्वास करने वाला, जिन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, बलि प्रथा थी, उसका तीव्र विरोध किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे आगे बढ़ाया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को और अधिक लोकप्रिय बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। 91 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस जो है वह CO2 है। इसके अतिरिक्त सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए ये 4 चीज की जरूरत होती है। ये 4 चीज CO2 गैस, सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो हरे पौधे के पत्तियों में पाई जाती है, जिसमें परमाणु के रूप में उसमें मैग्नीशियम होते हैं। क्लोरोफिल 4 प्रकार की होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती है। 92 निम्नलिखित नए पौधे पत्ती उत्पन्न करते हैं। तो पथरस्ट में जो है पौधे नई पत्ती उत्पन्न करते हैं। पौधे का जो पत्ती भाग होती है वह पौधे को भोजन बनाने में उपयुक्त रूप से कार्य करती है और यही पत्ती में जो क्लोरोफिल होते हैं, जिसमें 3 प्रकार की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अवशोषित करती है, उसमें लाल रंग के प्रकाश को अधिक अवशोषित करती है। 93 सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विशेष रूप से सुबह में विटामिन डी की अधिक उपलब्धता होती है, जो जीवों के लिए काफ़ी लाभदायक है। विटामिन डी की कमी से रिक्टस यानी कि सुखौरी रोग होती है, हड्डियां कमजोर होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। विटामिन B1 थायमिन इसका रासायनिक नाम है। 94 है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया। तो थॉमस
अल्वा एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जिसमें बिजली का बल्ब इनकी एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के वैज्ञानिक थे। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने 1926 ईस्वी में किया। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो ये डार्विन ये वैज्ञानिक है जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, यानी प्रत्येक जीव की जो विविधता है वह उनकी प्रजनन शक्ति के कारण है। प्रत्येक जीव अपने वंश को बढ़ाता है। डार्विनवाद या डार्विन के विकास सिद्धांत जिन्होंने इसके द्वारा इन्होंने बताने का प्रयास किया। डार्विन ने 1859 में दी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज और द एसेंट ऑफ मैन जैसे पुस्तक के द्वारा यह बताने का प्रयास किया। कोपरनिकस ने पृथ्वी की जो है चक्कर सूर्य को लगाने की बात कही। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। लुईस पास्चर रेबीज टीका की खोज की। 96 कोइस्का शब्द का प्रयोग किया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोइस्का की खोज जो है रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। J.B. हार्डले ने इस पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में कोइस्का की खोज किया। स्वान और ग्लाइंड ने 1839 में कोइस्का का सिद्धांत दिया। गेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। 97 बेरी रोग होता है जो विटामिन सी बेरी विटामिन सी अस्कर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी की रासायनिक नाम अस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से जो है थायमिन की कमी से होती है। थायमिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन सी जो नींबू आदि में मिर्चा आदि में अधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए गाजर में अधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन B1 जो है वह थायमिन चावल में पाई जाती है। तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होती है। 98 थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। तो गलगंड यानी घेंघा रोग जो गलगंड रोग है या थायराइड हार्मोन की कमी से होती है। थायराइड की कमी से गलगंड रोग होती है। सबसे अधिक आयोडीन यदि नमक में मिलाया जाता है इसी थायराइड के कमी से होने वाले रोग को रोकने के लिए। जैसा कि जानते हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्र में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए उस क्षेत्र में घेंघे रोग गलगंड रोग वाले नहीं प्रायः मिलते हैं। पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में आयोडीन की कमी होती है, वहाँ घेंघे रोग वाले अधिक पाए जा सकते हैं। हालांकि अब आयोडीन युक्त नमक होने के कारण अब इस प्रकार की बीमारी की संभावना कम हो गई है। सिंड्रोम की कमी से जिनमें परिवर्तन की कमी से बौनापन आती है। एडिसन रोग जो मानव की पाचन क्रिया आदि को प्रभावित करती है। 99 है घरेलू मक्खी का कारण है। तो घरेलू मक्खी का कारण हैजा है। बेब्रियो क्लेरा नाम की जो है
यह रोग के कारण बनता है। हैजा आंत को प्रभावित करता है। हैजा दूषित जल से भी उत्पन्न होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। कैंसर कोशिका का अनियंत्रित विकास कैंसर रोग का कारण बनता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है। 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी लाफिंग गैस है? तो नाइट्रेट ऑक्साइड N2O ये लाफिंग गैस है, जो हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है इसको। SO2 अम्लीय वर्षा करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय वर्षा का कारण है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हम बर्फ को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का मुख्य कारण CO2 गैस है। ग्लोबिन वार्मन का मुख्य कारण CO2 गैस है। O3 ओजोन है। ऑक्सीजन के 3 अणु से ओजोन का एक परत बनता है, वो एक अणु बनता है। ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला गैस है CFC, जिस पर 1987 में मार्टियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया, जिसमें ओजोन परत को प्रभावित करने वाले क्षति पहुंचाने वाले गैसों पर प्रतिबंध लगाया गया। ओजोन परत में सर्वप्रथम छेद 1985 में दिखाया गया। ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है।